The subject is corporate law and the topic is memorandum of association. किसी भी कंपनी के लिए दो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं. पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अभी हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में और जानेंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक कंपनी का चार्टर होता है. एक कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, एक मेन डॉक्यूमेंट है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें किसी भी कंपनी के बारे में मेन कंडीशंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसके हिसाब से कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है. नो कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट्स अ सॉर्ट ऑफ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. क्या पर्पस होता है क्या पर्पस होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? इट डिफाइंस अ बाउंड्री वॉल. एक बाउंड्री सेट कर देता है कि इस दायरे में कंपनी को काम करना है, इस दायरे में कंपनी को अपनी एक्टिविटीज़ रखनी है. कोई भी कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर काम नहीं कर सकती है. क्या इम्पोर्टेंस है इस डॉक्यूमेंट की? कोई तो इम्पोर्टेंस है ना जब इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम बता रहे हैं. सबसे पहला ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है. फंडामेंटल डॉक्यूमेंट का बात मतलब क्या होता है कि इसके बिना कंपनी को आप रजिस्टर नहीं कर सकते, चाहे प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. इट्स अ कंपल्सरी थिंग टू हैव अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेकंड, इट इज़ लार्जली एन अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट बट ऑल्टर किया जा सकता है. वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ऑल्टर हो सकता है और कब कब हो सकता है. पहले 1980s तक इंग्लैंड में जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता था कंपनीज ऑल्टर नहीं किया जा सकता था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को. लेकिन अब क्योंकि टाइम के साथ कंपनीज इतने ज़्यादा लंबे टाइम चलती हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहती है, एनवायरमेंटल सिचुएशंस, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट आती रहती है. तो इसको चेंज किया जा सकता है, अनऑल्टरेबल अब नहीं है ये. मैं फिर से रिपीट करके आपको बता देती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑल्टरेबल है, अनऑल्टरेबल पहले था. तो स्क्रीन पे जो लिखा है उसे इग्नोर कीजिएगा. कब इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे? कुछ स्पेसिफाइड लिमिट और स्पेसिफाइड प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट में, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही ऑल्टर किया जा सकता है. कंपनी की लिमिटेशंस को डिफाइन करता है. लिमिटेशंस का मतलब है कि स्कोप को डिफाइन करता है कि क्या परव्यू है एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज़ का. उसके बाद है इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड आउटसाइडर्स. उससे पहले बताया कि इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और पब्लिक डॉक्यूमेंट भी होता है. इसमें सारी डिटेल्स होती है कंपनी के बारे में जिसके बेसिस पे उसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है. तो इस डॉक्यूमेंट से कंपनी और आउटसाइडर्स, जो कंपनी के आउटसाइडर्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप फॉर्म होता है कि क्या उस रिलेशनशिप के बेसिस हैं, किस प्रोविजंस के बेस पे, किस स्कोप के बेस पे उस रिलेशनशिप को डिफाइन किया जाएगा. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है. अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, अलग अलग क्लॉज में अलग अलग टाइप की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. एक तरह से कंपनी के बारे में एक पिक्चर मिल जाती है आपको कि ओके दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस, दिस इज़ दिस करके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक प्लेस पे आपको एक डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाती है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्रिंट कराना होता है और उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना होता है. हर सब्सक्राइबर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है जिसका एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन वहाँ पे ऐड किया जाता है. अब क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? 6 मेन क्लॉजेस होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट फॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज़ नेम क्लॉज. अब नेम क्लॉज में क्या आता है? हर कंपनी एक नेम से रजिस्टर होती है. रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एक नेम फिक्स कर दिया जाता है. उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे रजिस्ट्रार एक नेम लिख के देता है. तो ये नेम होता है हमारा नेम क्लॉज में. कंपनी कोई भी नेम चूज़ कर सकती है लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ उसको फुलफिल करनी होती है. पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में ये नेम अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950 के अंडर प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए. अनदर थिंग इज़ अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड आएगा, शॉर्ट फॉर्म में PVT LTD कर देते हैं इसको. और पब्लिक कंपनी के एंड में लिमिटेड आता है.
राइट। ये जो नेम हमने नेम क्लॉज में ऐड किया है, इसको कंपनी को अपने साइन बोर्ड पे या फिर जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस है या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, बिजनेस लेटर्स हैं, सब पे उसको लिखना होता है पूरे नेम को। ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। अब किसी भी कंपनी के बहुत सारे ऑफिस हो सकते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, लेकिन एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है हमेशा, जो रजिस्टर जब आप इनकॉर्पोरेशन करते हैं तो उसको ऐड कराते हैं वैसे रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेशन। तो आपको सिचुएशन रजिस्टर्ड क्लॉज में कंपनी के क्या जाता है कि कंपनी किस स्टेट में है, क्या एड्रेस है, पूरी डिटेल जाती है, एड्रेस, सिटी, स्टेट, सब लिखा जाता है। इससे कंपनी का डोमिसाइल डिसाइड होता है, उसकी नेशनैलिटी डिसाइड होती है। तो ये जैसे हमने नेम की बात की, ऐसे ही कंपनी का एड्रेस भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे जाता है, बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड्स पे, लेटर पेपर्स पे, सब पे जाता है। यूजुअली हर डॉक्यूमेंट पे, जो मेन डॉक्यूमेंट है उस पर कंप्लीट एड्रेस ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है, जो अभी तक हम बात करें कि परव्यू डिफाइन करता है, स्कोप डिफाइन करता है, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी कंपनी कैन नॉट लीगली डू एनी बिजनेस अदर देन व्हाट इज स्पेसिफाइड इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखते हैं उसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। ये क्यों ज़रूरी है? मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बाहर वाली पार्टीज़ को, जो पब्लिक डील करती कंपनी से, उसको भी पता चल जाता है कि कंपनी का क्या स्कोप है। उसके अकॉर्डिंग ही वो बिजनेस एक्टिविटी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो कॉन्ट्रैक्टिंग पावर होती है उनकी। उसके बाद है लायबिलिटी क्लॉज। कंपनी के बारे में हमने जाना है कि कंपनी लिमिटेड कंपनी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। तो जो लायबिलिटी क्लॉज होता है उसमें लिखा जाता है द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड। वो कैसे लिमिटेड है वो डिफाइन किया जाएगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 में अनलिमिटेड कंपनीज रजिस्टर नहीं हो सकती, राइट। सिर्फ लिमिटेड कंपनीज हो सकती है जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ की कंपनी अब लीगल फॉर्म नहीं है। तो इस क्लॉज का क्या मतलब है? इस क्लॉज से क्या होता है, इससे डिफाइन होता है, इफेक्ट ऑफ दिस क्लॉज इज दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हर। ठीक है। सो नो शेयर होल्डर, नो मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। जितना उसका लायबिलिटी है उतना ही वो पे करेगा, उससे ज़्यादा नहीं पे करेगा, उतनी ही उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। अनदर इम्पॉर्टेंट क्लॉज इज कैपिटल क्लॉज। किसी भी कंपनी में जो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी उसमें शेयर कैपिटल होगी। सो कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम में क्या स्टेट करता है, क्या डिफाइन करता है, क्या लिखा होता है उसमें कि क्या अमाउंट है नॉमिनल ऑथराइज्ड कैपिटल का जिससे कंपनी रजिस्टर की गई है, कितने शेयर्स में उसको डिफाइन किया जाएगा, किस टाइप की शेयर कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल होगी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी। सो शेयर कैपिटल की सारी डिटेल, द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, किस कैटेगरी की शेयर कैपिटल है, कितने शेयर्स हैं, कितने अमाउंट का शेयर है, क्या हमारी टोटल रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये सब कैपिटल क्लॉज में लिखा जाता है। कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती अनटिल अनलेस ये अपने कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करती है। अनदर क्लॉज इज एसोसिएशन क्लॉज। इस क्लॉज में बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है। इसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं, एसोसिएशन क्लॉज को। क्या इन्फॉर्मेशन आती है इसमें? उन पर्सन्स की डिटेल आती है जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेमोरेंडम को साइन कर रहे हैं। तो हर सब्सक्राइबर मेमोरेंडम को साइन करते ही, मैंने आपको पहले भी बताया, विटनेस की प्रेजेंस में साइन करना होता है। विटनेस उनके सिग्नेचर्स को अटेस्ट करता है। तो पब्लिक कंपनी के केस में कितने लोग उसको सब्सक्राइब करेंगे या साइन करेंगे? एटलीस्ट 7 persons। एटलीस्ट 7 persons मस्ट सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी के केस में एटलीस्ट 2 members, एटलीस्ट 2 persons विल सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो ये 6 मेन क्लॉजेज थे। ये 6 मेन क्लॉजेज हैं जो कंटेंट मैटर या सब्जेक्ट मैटर फॉर्म करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। नेम क्लॉज, सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज
एंड एसोसिएशन क्लॉज। अब हमने पहले बात की थी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन हो सकती हैं, लेकिन ऑल्टर कब कर सकते हैं, एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस और सर्टेन कंडीशंस जो कंपनीज एक्ट में प्रॉपरली डिफाइन की गई हैं। और इसका एक जो प्रोसेस है दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसीलिए यूजुअली इसको अनऑल्टरेबल भी बोल देते हैं। द प्रोसेस इटसेल्फ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टू परफॉर्म। सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे ऑल्ट्रेशन हो सकती है वेरियस क्लॉजेस में। ऑल्ट्रेशन इन द नेम क्लॉज, हमने बात की कि एक पर्टिकुलर नेम से रजिस्टर किया जाता है। वो नेम कंपनी का, जैसे आपका नाम रखा जाता है ऐसे ही कंपनी का एक नेम रखा जाता है। अगर नेम चेंज करना हो तो क्या करेगी कंपनी? सबसे पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा राइटिंग में कि ये नेम हम चेंज कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू अप्रूव द चेंज ऑफ नेम दैट हैज़ बीन अर्लियर रजिस्टर्ड फॉर द कंपनी, राइट। उसके बाद जो स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी है और जो कंपनी के ऑल्टर्ड यानी कि नए नाम वाले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी है, वो एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार को आपको फाइनली सबमिट करनी होती है। जब सारी कंडीशंस रजिस्ट्रार को लगता है पूरी होगी, उसके बाद वो परमिशन देता है नेम चेंज करने की। अगर गलती से बाय मिस्टेक कंपनी ने कोई नेम रजिस्टर कर दिया जो किसी और कंपनी के सेम है, अब मानिए एयरटेल एक कंपनी है हमारे यहाँ पे एक फेमस, एक और कंपनी का नाम गलती से एयरटेल नाम से रजिस्टर हो गया, तो आपको नेम चेंज करना ही पड़ेगा। इमीडिएटली मिस्टेक भी हो सकती है कभी कभी, या बहुत सिमिलर नेम से रजिस्टर हो जाता है जिससे एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके और एक रिटन परमिशन लेनी होती है रजिस्ट्रार से, राइट। यानी कि अपने आप ऐसे नहीं कर सकते, आप घर बैठे बैठे आपने कंपनी का नेम चेंज कर लिया, उसके एक प्रॉपर आपको प्रोसीजर फॉलो करना होता है, तब आप अपने नेम क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं, अपनी कंपनी के नेम को चेंज कर सकते हैं। अनदर थिंग इज़, अगर आपको अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को चेंज करना होता है, हो सकता है पहले आपने एक छोटे शहर से शुरुआत की है, अब आपको अपने ऑफिस को किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट करना है या अदरवाइज चेंज करना है, कोई भी चेंजेस करने हैं आपको, तो कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है आप सेम शहर में चेंज कर रहे हो कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो अ चेंज। हो सकता है कि आप सेम स्टेट में, लेट्स से हरियाणा में आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो। और कैसे चेंज हो सकता है कि आप हरियाणा छोड़ के किसी और स्टेट में जा रहे हैं, यानी शिफ्टिंग फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो कैसे होगा, अगर आप एक ही शहर में चेंज कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमने ये एड्रेस चेंज कर रहे हैं, और नया एड्रेस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस का वो रजिस्ट्रार को सबमिट करेंगे, उसको इन्फॉर्म करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। अगर एक स्टेट में चेंज कर रहे हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है दैट विल चेंज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राइट। तो रीजनल डायरेक्टर का कंफर्मेशन मैंडेटरी होता है इस चेंज के लिए। इसके लिए कंपनी एक एप्लीकेशन लिखती है, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती है रीजनल डायरेक्टर को। एक प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा होता है, उसके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद जब रीजनल डायरेक्टर कंफर्म करता है तो वो कम्युनिकेशन आगे आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करनी होती है विद इन अ मंथ, यानी 4 हफ्ते के अंदर आपको आगे इन्फॉर्म करना है। अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हैं कि आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया है, तो सबसे पहले कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करनी होती है। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना होता है। ऑल्ट्रेशन कंफर्म करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को सेटिस्फाई करती है, चेक करती है, इंश्योर करती है कि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या कोई भी पर्सन है जिसका कंपनी में इंटरेस्ट इफेक्ट हो सकता है ये आपके रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज से, उनका कंसेंट है और उनको इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वो ऑल्ट्रेशन को कंफर्म करती है। उसके बाद जो ऑल्ट्रेशन का जो लेटर है जो आपको नोटिस मिलेगा या जो भी आपकी कंफर्मेशन है, उसको आगे आपको 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है उसकी एक कॉपी। उसके बाद नए एड्रेस के हिसाब से रजिस्ट्रार आपको एक नया सर्टिफिकेट देगा। जब आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ एविडेंस मतलब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो वही एविडेंस है कि आपका नया एड्रेस जो है वो रजिस्टर हो गया, अदरवाइज़ उसको मान्य नहीं होगा वो। अगर आपको अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है, हमने बात की कि ऑब्जेक्ट क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, लेकिन हो सकता है विद टाइम आपको उसमें
चेंजेस करने की ज़रूरत पड़े बिज़नेस को अच्छे से चलाने के लिए या और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, या फिर उसी से रिलेटेड कोई नई टेक्नोलॉजी है उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आपको एक जनरल मीटिंग कॉल करनी है एज अ कंपनी, और आपको स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास करवाना होता है कंपनी ने। उसके बाद आपने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद जो प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशन है ऑब्जेक्टिव्स में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना होता है। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्ट्रेशन को कंफर्म करने से पहले चेक करेगी किसी के इंटरेस्ट पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन तो है ना, सबको नोटिफिकेशन तो मिल गया, किसी के इंटरेस्ट या राइट्स पे कोई गलत इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, या किसी को कोई इशू तो नहीं है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाती है इस तरह की चीज़ों से, उसके बाद वो कंफर्म करते हैं कि हाँ आप चेंजेस कर सकते हो। कभी कभी हो सकता है कि अनरीजनेबल लगे तो चेंजेस को मना भी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। उसके बाद जब आपका ऑल्ट्रेशन हो गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की एक कॉपी को आपको रजिस्ट्रार को नए अपने मेमोरेंडम ऑफ ऑल्ट्रेशन के साथ 3 महीने के अंदर सबमिट करना होता है। उसके बाद वो नए मेमोरेंडम एसोसिएशन को रजिस्टर कर लेता है और आपको रजिस्ट्रेशन को उसको नोट कर लेता है, डेट वेट जो है डॉक्यूमेंट्स के सब नोट कर लेता है। लाइबिलिटी क्लॉज में आपको चेंजेस करने हो तो देखिए एज ए जनरल रूल लाइबिलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी के भी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आता है। लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना अलाउड है तो चेंज कर सकती है, राइट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा नहीं है कि हम लाइबिलिटी चेंज कर सकते हैं तो चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। सो इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अ लिमिटेड कंपनी में, if authorized by the articles, by passing a special resolution, can alter the liability clause in the memorandum, right? अगर आपको कैपिटल क्लॉज में कोई ऑल्ट्रेशन करनी है, आपको कैपिटल इंक्रीज़ करनी है या डिक्रीज़ करनी है ऑथराइज्ड कैपिटल, या उसको रीऑर्गेनाइज करना है, नंबर ऑफ़ शेयर चेंज करने हैं या अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर चेंज करना है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन कब? ओनली इफ़ देयर इज़ अ प्रोविजन इन द आर्टिकल्स टू ऑल्टर द कंडीशंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम। ठीक है, ये लाइबिलिटी और कैपिटल क्लॉज के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके आर्टिकल्स में लिखा हो कि आप मेमोरेंडम की कंडीशंस को ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो पहले आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपने कैपिटल को इंक्रीज, डिक्रीज या रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट। सो इस तरह से आप कंपनीज एक्ट में सर्टेन प्रोविजंस डिफाइन किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप अपने अलग अलग क्लॉजेस को ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगेन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बेसिस पे ही कंपनी और आउटसाइडर पार्टीज़ का, जो भी पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं, उनका रिलेशनशिप फॉर्म होता है। दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाता है। हमने बात की ना कि रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, उसकी लोकेशन होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रखा जाता है प्रिंटेड फॉर्म में। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोसीजर या फीस, एक एप्लीकेशन देकर उसको एक्सेस कर सकता है। तो दिस वाज द टॉपिक ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू।